तो अब हम आगे जो टेस्ट है ऑडियोमेट्री के वो कंटिन्यू करते हैं। 2 टेस्ट पढ़ेंगे, प्योर टोन ऑडियोमेट्री और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। ठीक है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री 24 के बात करते हैं कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, दोनों में मिडल ईयर विच इज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस और इंटरनल ईयर विच इज़ सेंसिटिव हियरिंग लॉस। ठीक है, और उसके बाद अगर कलेक्टिव हियरिंग लॉस है विच इज़ इन्वॉल्व इन मिडल ईयर डैमेज पैथोलॉजी, तो उसके बाद इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री करते हैं टू फाइंड आउट द पैथोलॉजी। उसमें 2 टेस्ट हैं, टिम्पैनोमेट्री और स्टेपीडल रिफ्लेक्स। प्योर टोन ऑडियोमेट्री डन आफ्टर ट्यूनिंग फॉर टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब इसमें क्या है, एक तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयर लॉस के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे। दूसरा फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है कि किस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे हमें हियरिंग नहीं आ रही। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की साउंड वेव्स भेजते हैं और उसके अगेंस्ट हम देख लेते हैं कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे, एट व्हाट इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमें हियरिंग नहीं मिल रही। ठीक है ना, देखो क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस पे, हर फ्रीक्वेंसी पे साउंड भेजी। अब जो नॉर्मल हियरिंग है वो 25 डेसिबल तक हमें सुनाई देता है। ठीक है, नॉर्मल हियरिंग 25 डेसिबल तक है। अगर हमें 25 डेसिबल से ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड भेजनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा। मतलब पेशेंट को सब्जेक्टिव है, हम फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो पेशेंट एलिसिट करेगा कि मुझे सुनाई दिया। अगर उसे 25 डेसिबल से ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, ये 0 रेफरेंस लिया है हमने। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 0 डेसिबल की साउंड दे रहे हैं, रेफरेंस है। 25 से ज़्यादा पे जाना पड़ रहा है, मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा, ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड देनी पड़ रही है, मतलब डिफेक्ट है, हियरिंग लॉस है। तो हमें अफेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है। अफेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो उससे डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस पता चल जाता है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी पे ही सुनाई नहीं दे रहा उसको तो हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा है। प्रोसीजर इज सब्जेक्टिव। एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन, अगर नॉर्मली पूछूं कि एयर कंडक्शन से ज़्यादा सुनाई देगा, बोन कंडक्शन से ज़्यादा सुनाई देगा, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। तो एयर कंडक्शन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ज़्यादा होगी। एयर कंडक्शन की फ्रीक्वेंसी रेंज है 125 टू 8000 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में हमें साउंड सुनाई देती है थ्रू एयर कंडक्शन। बोन कंडक्शन 250 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट ईयर का जो ग्राफ है वो हम रेड से हमें जब बनाएंगे तो या मिलेगा क्वेश्चन में तो रेड कलर से मिलेगा, और लेफ्ट ईयर का ब्लू कलर से। राइट इज राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट में हमें क्रॉस मिलेगा, ये एयर कंडक्शन है और ये बोन कंडक्शन है, इसके साइंस है। अगर एरो राइट साइड है, मतलब ग्रेटर देन वाला मार्क राइट साइड की तरफ है तो वो राइट ईयर है, लेफ्ट साइड की तरफ है तो वो लेफ्ट ईयर है। ये बोन कंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जो बोन कंडक्शन है उसमें कोई ये है कि उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आती, उसमें कोई एक्सटर्नल नॉइस नहीं आती। जब एयर कंडक्शन की बात है तो हम जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं उसके साथ एयर नॉइस भी आ रहा है। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, नॉइस पोल्यूशन भी आ रहा है। तो इसीलिए जो हमें एयर कंडक्शन से मतलब हाई इंटेंसिटी पे सुनाई देगा, जबकि बोन कंडक्शन से लो इंटेंसिटी पर भी सुनाई दे जाएगा। तो इसलिए बोन कंडक्शन का ग्राफ हमेशा ऊपर आएगा और एयर कंडक्शन का ग्राफ हमेशा नीचे आएगा। बोन कंडक्शन ऊपर, एयर कंडक्शन नीचे, हर एक उसमें। इस ग्राफ में दोनों का इकट्ठा प्लॉट कर रखा है, ये राइट ईयर का है, ये लेफ्ट ईयर का है। बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन इकट्ठे हैं, इसके बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन इकट्ठे हैं। अब क्या है, एक इसमें लॉजिक याद रखना है कि एयर कंडक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन। अगर एयर कंडक्शन में डिफेक्ट है तो मतलब कनेक्टिव हियरिंग लॉस है। अगर एयर कंडक्शन में डिफेक्ट है, साउंड जा ही नहीं, रिकंडक्ट ही नहीं हो रही, तो अंदर कैसे आएगी, तो अंदर भी नहीं आएगी, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो जाएगा।
और अगर बोन कंडक्शन में डिफेक्ट है मतलब वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब ए बी, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन एक ईयर की सेम है, मतलब उनका ग्राफ सेम है। जैसे ये वाला है, इसमें सेम आ रहा है, राइट ईयर की ग्रेटर देन वाला बोन कंडक्शन है और गोल वाला सर्कल एयर कंडक्शन है, दोनों बराबर है, गैप है नहीं। यूजुअली बोलते हैं 15 डेसिबल का गैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना गैप है, ये 10 पे है और ये मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम 50 पे है, तो 40 का गैप है, तो गैप है। अगर ये गैप नहीं है मतलब सेम है, तो जो सेम फैक्टर है वो हो जाएगा कॉज। ठीक है, इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। अब ये राइट ईयर का टिम्पैनो अब इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, राइट ईयर की टिम्पैनोडियोमेट्री है, 10 डेसिबल पे बोन कंडक्शन है, ये एयर कंडक्शन है। एयर कंडक्शन 25 से नीचे है, मतलब एयर कंडक्शन में डिफेक्ट है, मतलब वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अब ए बी गैप है, गैप है, ठीक है, ए बी गैप है तो मतलब कॉमन चीज नहीं आएगी, तो सिर्फ कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, तो मतलब ये राइट कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों 25 के नीचे है, मतलब एयर कंडक्शन में भी डिफेक्ट है, बोन कंडक्शन में भी गैप डिफेक्ट है। अब क्या गैप है, ये भी गैप नहीं है, मतलब दोनों ग्राफ सेम है, तो जो सेम चीज है उसमें डिफेक्ट होगा। तो ये है राइट साइड का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगला ग्राफ आता है हमारे पास, ये एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों इसके नीचे मिक्स लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट मिक्स हियरिंग लॉस। अब ये वाला ग्राफ देखो, ये राइट ईयर और लेफ्ट दोनों का इकट्ठा दे रखा है, ऊपर वाला राइट ईयर का है, एरो इस तरफ है, नीचे लेफ्ट ईयर का एरो इस तरफ है। अब 25 डेसिबल ये नॉर्मल है क्योंकि 25 से ऊपर है, एयर कंडक्शन में बोन कंडक्शन में। फॉर राइट इज नॉर्मल, राइट ईयर इज नॉर्मल, तो इसमें पैथोलॉजी सिर्फ लेफ्ट ईयर की। लेफ्ट इनिशियली एट लो फ्रीक्वेंसीज हियरिंग लॉस है, बट जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई वो 25 से कम, 25 डेसिबल से कम इंटेंसिटी की साउंड भी सुनाने लगी, मतलब लो इंटेंसिटी पे हियरिंग लॉस है। अब एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों के ग्राफ साथ में है, सेम है, तो सेम चीज क्या है वो डिफेक्ट आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड का एट लो फ्रीक्वेंसी, लेफ्ट लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, इसके बाद आता है ये, इसमें क्या है 25 ये वाली है हमारी बोन कंडक्शन, तो बोन कंडक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये इसमें आ रही है 2000 फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज। ये हमारा बोन कंडक्शन और ये है एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन में तो डिफेक्ट ही है, तो बोन कंडक्शन एट 2000 हर्ट्ज अगर डिफेक्टिव है तो मतलब वो ऑटोस्टेरोसिस है, क्योंकि जो फुट प्रोसेस ऑफ स्टेपीज है इट ट्रांसमिट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स एट 4000 हर्ट्ज। अगर 4000 हर्ट्ज पर ही बोन कंडक्शन नहीं हो रहा, मतलब फुट प्रोसेस ऑफ स्टेपीज से आगे साउंड नहीं जा रही। ठीक है, अब फुट प्रोसेस ऑफ स्टेपीज है मतलब वो मिडिल ईयर का पार्ट है, तो अंडरस्टूड है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस ही है। ठीक है ना, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो दिखे, एयर कंडक्शन पुअर है, तो 2000 पे मतलब स्पेसिफिक एक इंटेंसिटी पे विच इज 2000, तो वो ऑटोस्क्लेरोसिस है। ऑटोस्क्लेरोसिस पढ़ेंगे उस पर ये देखने को मिलता है। ये राइट और लेफ्ट दोनों ईयर का इकट्ठा हियरिंग लॉस है एट 1000 हर्ट्ज।
4000 पे, सॉरी 4000 हर्ट्ज पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का। ये दोनों कानों में इकट्ठा जा रहे हैं। ऑटोस्क्लेरोसिस यूनिलैटरली होता है, बाइलैटरल नहीं होता। अब नेक्स्ट टेस्ट हम आते हैं तुम्हारा इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री टेस्ट डन इन पेशेंट विद इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि मिडल ईयर की पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए हम कर रहे हैं टू इवैल्यूएट मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में क्या हो सकता है, देखो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, टिम्पैनोमेट्री देखते हैं। सबसे पहले टिम्पैनोमेट्री में हम क्या करते हैं, प्रोब डालते हैं कान के अंदर, उसकी 3 ओपनिंग्स होती हैं। एक से साउंड वेव भेजते हैं, दूसरे से जो रिफ्लेक्टेड आ रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कितनी फड़फड़ा रही है, मतलब कितनी कंप्लायंट है वो, कितनी मोबिलिटी है उसकी। ठीक है ना, हमने साउंड तो भेज दिया, अगर मोबिलिटी कम है मतलब वो ढंग से हिल नहीं पा रही। हिल क्यों नहीं पा रही, क्योंकि मिडल ईयर के अंदर हो सकता है कि पानी भरा हो तो ढंग से नहीं हिल पा रही। हो सकता है ऑटोस्क्लेरोसिस हो, अभी जो पढ़ा था यहाँ पे, ये फुट प्रोसेस ऑफ स्टेपीज है वो ओसिफाई हो गया है ओवल विंडो के ऊपर, तो वो हिल ही नहीं पा रहा, वो नहीं हिल रहा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में नहीं हिल रहा अच्छे से। ठीक है ना, तो इसके डीडी आ जाएंगे ऑसिकुलर फिक्सेशन और सीरियस ओटाइटिस मीडिया। अब सीरियस ओटाइटिस मीडिया और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या डिफरेंस है, देखो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और सीरियस ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में कोई इन्फ्लेमेटरी चेंज है, देखो यूस्टेशियन ट्यूब जो है, मान लो उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था, ये हमारा मिडल ईयर है, ये यूस्टेशियन ट्यूब है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अंदर का कोक्लिया वगैरह, यूट्रिकल सर्क्यूल। अब यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन होगी यूस्टेशियन ट्यूब फेरिंग्स से, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन होगी तो यूस्टेशियन ट्यूब बंद हो गई है। अभी बंद होने की वजह से क्या होगा, अंदर इन्फ्लेमेशन है तो पस भी बनेगी अंदर, तो अंदर पस बनने की वजह, एक टाइम पे पस बनेगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ब्लड वेसल बढ़ जाएगी, वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लड वेसल दिखेंगे कार्टवील शेप में, कार्टवील अपीयरेंस में, कार्टवील में ऐसे ऐसे जा रही होंगी रेडियली। ठीक है, पस भर गई तो येलो कलर का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखेगा, बल्जिंग टाइप का, बल्जिंग मिलेगा अच्छे से। तो इन्फ्लेमेटरी वाले में ऐसे होते हैं फीचर्स इन्फ्लेमेशन की वजह से। फिर आता है एक सीरियस ओटाइटिस मीडिया, सीरियस मतलब वॉटरी। अब इसमें क्या हुआ, ये था हमारा मिडल ईयर, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर आ गया यूस्टेशियन ट्यूब में, या फिर एडिनोइड्स हैं, उन्होंने ऑक्लूड कर दिया। देखो एडिनोइड्स का एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट का बेबी है, क्लेफ्ट पैलेट है, उसका पैलेट तो है नहीं, तो जब वो खाना खाएगा तो हो सकता है वो उसको नेजोफेरिंक्स में चला जाए, तो क्लेफ्ट पैलेट है, उसका ऊवुला तो है नहीं, तो एडिनोइड्स एक्ट्स एज ऊवुला। तो अगर कोई एडिनोइड्स का पेशेंट है विद क्लेफ्ट पैलेट तो हम उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि एडिनोइड्स एक्ट्स एज ऊवुला और वो नेजोफेरिंक्स में फूड को जाने से रोकता है। अब यहाँ पे एडिनोइड्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर ट्यूमरस मास है, तो क्या होगा, अंदर की जो एयर है, यहाँ पे एयर थी, जो म्यूकोसा होता है वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे अंदर नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा, तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बल्जिंग थी बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर पस भर गई थी, खून भर गया था, यहाँ पे रिट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव प्रेशर मतलब सक्शन प्रेशर है, तो जो म्यूकस है वहाँ से सारा पानी निकलेगा, सारा पानी एब्जॉर्ब मतलब इस मिडल ईयर कैविटी के अंदर आ जाएगा, तो इनिशियल तो रिट्रैक्ट होगी, बाद में इसमें पानी भर जाएगा, पानी के साथ हमें बुलबुले भी देखने को मिल सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के क्रॉस बुलबुले भी देखने को मिल सकते हैं। अब इतना ज़्यादा खींच रहा है, पानी के साथ साथ हो सकता है कोलेस्ट्रॉल भी आ जाए, तो उसमें हमें ग्लू टाइप की ओपिनियन देखने को मिल सकती है। ठीक है, पानी खींच रहा है तो साथ में हो सकता है कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, तो हिमेंजियोमा या फिर ब्लड रेड कलर का भी हमें देखने को मिल सकता है थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये सब होता है। इसके अंदर रिट्रैक्टेड होता है इनिशियली, बाद में बल्ज हो जाएगा, और इसके अंदर तो बल्ज ही नहीं रहता है। तो ये डिफरेंस है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और सीरियस ओटाइटिस मीडिया।
दूसरी ओपनिंग, अब 3 ओपनिंग थी, दूसरी ओपनिंग से हमने मूवमेंट को एसेस कर लिया, और तीसरी से हम जो प्रेशर है, तो प्रेशर मारेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, प्रेशर चेंजेस होंगे, तो उसको जैसे हमने बाहर से प्रेशर मारा तो अंदर से भी प्रेशर लगना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो अंदर से प्रेशर कहाँ आएगा, यूस्टेशियन ट्यूब से हम मतलब सांस लेंगे, उबासी जैसे लेते हैं तो अंदर से प्रेशर लगेगा। तो हम अगर बाहर से प्रेशर मार रहे हैं तो हम अंदर का प्रेशर, यूस्टेशियन ट्यूब का प्रेशर ऑल्टर कर रहे हैं। तो ऑल्टर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल प्रेशर, जिससे मिडल ईयर का प्रेशर थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब हम मॉनिटर कर सकते हैं। कितनी रेंज होती है, -400 से लेके 200 तक, ठीक है। ये जो मिडल ईयर प्रेशर है इसकी रेंज होती है +50 से -50 इन चिल्ड्रन, और +50 से -150 इन एडल्ट्स। ये चिल्ड्रन है और ये एडल्ट है। तो हम ओवरऑल एवरेज इसका -100 से टू +100 लेते हैं। तो ये ग्राफ जो है ये -100 से +100 के बीच में ही बना रखा है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला है नॉर्मल ग्राफ है, यूस्टेशियन ट्यूब का प्रेशर इतना ही है। अब यूस्टेशियन ट्यूब का प्रेशर हमें बताएगा कि मिडल ईयर में कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं है। अब क्या हुआ कि प्रेशर तो उतना ही था, बट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो किस किस केस में हो सकती है मोबिलिटी कम, सॉरी फॉर खेत के लिए। अब ये नॉर्मल था, यूस्टेशियन ट्यूब का प्रेशर उतना ही है, बट मोबिलिटी कम हो गई है। क्यों हो गया, क्योंकि ऑटोस्क्लेरोसिस, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, ओसिफिकेशन हो गया, फूड प्रोसेस ऑफ स्टेपीज और विंडो पे ओसिफा हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मूव नहीं कर पा रही, मोबिलिटी कम हो गई, ठीक है। उस केस में मोबिलिटी कम हो गई है, प्रेशर उतना ही है। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, उसमें भी अब प्रेशर उतना ही है, मोबिलिटी बढ़ गई। मोबिलिटी कब बढ़ जाएगी, जब बोन एक दूसरे डिटैच होगी तब बढ़ जाएगी। ऑसिकल्स डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। ऑसिकल्स एक दूसरे से डिटैच हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा रैपिड मूवमेंट हो रही है उसकी, तो उसमें मोबिलिटी बढ़ जाएगी, कंप्लायंस बढ़ जाएगा ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब मान लो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम किस में होता है, सीरस ओसाइटिस मीडिया में। सीरस ओसाइटिस मीडिया में प्रेशर कम नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्शन में प्रेशर कम होगा, पॉइंट है, ठीक है। मान लो सिर्फ प्रेशर कम हुआ है बट कंप्लायंस उतने की उतनी है, तो ये क्या है, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ सीरस ओसाइटिस मीडिया में ही होगा, वो स्टेटमेंट मैंने कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। प्रेशर एक्यूट ओसाइटिस मीडिया प्रेशर बढ़ेगा इवेंचुअली, तो दोनों में ही बढ़ना है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसमें कहते हैं कि नेगेटिव होता है, क्योंकि इनिशियली नेगेटिव है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद इसके अंदर भी फ्लूइड भर जाएगा, फ्लूइड भरेगा तो उस केस के अंदर कंप्लायंस कम हो जाएगी। तो ये अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब है, और प्रेशर कम है बट कंप्लायंस कम होगी, तो वो प्रेशर कम है और कंप्लायंस भी कम होगी ड्यू टू फ्लूइड, तो वो सीरस ओसाइटिस मीडिया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये ऑटोस्क्लेरोसिस, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, ये कंप्लायंस बढ़ गई है, मतलब ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी, ये अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन, अर्ली क्योंकि अभी क्या है, कंप्लायंस सही है, जब फ्लूइड भर जाएगा उसके बाद कंप्लायंस कम होगी, अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, और ये सीरस ओसाइटिस मीडिया, ये सारी पैथोलॉजीज हैं ऑफ मिडल ईयर। नेक्स्ट हमारे पास इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री में आता है स्टेपीडियन रिफ्लेक्स। इसके देखो इसमें सिंपल ये है, जो ऑडिटरी पाथ पे कुछ इस तरह से है,
हेयर सेल्स थे, हेयर सेल्स वाइब्रेट करे। ये हमारे पास आता है स्पाइरल न्यूक्लियस। स्पाइरल नाम से पता चल रहा है कि ये कोक्लिया के अंदर है, ठीक है। ये हेयर सेल्स भी इसी के अंदर है। तो कोक्लिया के अंदर स्पाइरल न्यूक्लियस है। कोक्लिया से निकली सेंसरी नर्व विच इज कोक्लियर नर्व। ये हमारी कोक्लियर नर्व कहाँ गई? कोक्लियर न्यूक्लियस के अंदर की। कोक्लियस न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? फ्रंटोमेडुलरी जंक्शन पे। फिर वहाँ पे ट्रेपेजॉइड बॉडी आएगी, इंटरक्रॉस करते टाइम ऊपर फिर सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस आ गया। अब सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस पे एक तो एफेरेंट्स है ऑफ कोक्लियर नर्व, दूसरा इफेरेंट्स ऑफ फेशियल नर्व भी है। फेशियल नर्व जो है फेशियल नर्व सेवंथ नर्व है, वो एक मिक्स नर्व है, ठीक है। सेंसरी है और मोटर भी है, बट प्रीडोमिनेटली वो मोटर है। जितनी भी मोटर सप्लाई है ऑफ फेस वो फेशियल नर्व है, और जितनी भी सेंसरी सप्लाई ऑफ फेस है वो ट्राइजेमाइनल नर्व है विच इज ट्राइजेमाइनल। फिफ्थ नर्व सेंसरी, सेंसेशन ऑफ फेस ट्राइजेमाइनल, मोटर फेशियल, ठीक है। अब इसके जो मोटर फाइबर्स हैं वो भी यहाँ पे रिलाई करते हैं। अब मान लो कि बहुत हाई इंटेंसिटी की साउंड आई, हेयर सेल्स स्टिमुलेट हो गए, ठीक है। उन्होंने सारा सिग्नल ये ट्रांसमिट होता हुआ सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पे गया। अब यहाँ पे पता चल गया कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की साउंड है तो ईयर को डैमेज कर सकती है। यहाँ पे मोटर सप्लाई ऑफ फेशियल नर्व थी। अब जो फेशियल नर्व है इट सप्लाई स्टेपीडियस मसल जो फुट प्रोसेस ऑफ स्टेपिस पे अटैच होता है। तो यहाँ से मोटर सप्लाई जाएगी टूवर्ड्स फुट प्रोसेस ऑफ स्टेपीज, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टेपीडियस मसल और फुट प्रोसेस ऑफ स्टेपीज पीछे हट जाएगा फ्रॉम ओवल विंडो, ठीक है ना। तो जो हाई इंटेंसिटी साउंड है वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब मान लो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड तक जाती है, देखो 70 डेसिबल जो होता है, 70 लिख देता हूँ, ये थ्रेशोल्ड है। अगर इससे ज़्यादा की इंटेंसिटी की साउंड गई तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो नर्व से ये जो है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये वाला सब्जेक्टिव होता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ मशीन ही कर रही है। ऑब्जेक्टिव है, हाँ। ये पेशेंट कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, है ना, जो भी है अपने आप ही हो रहा है। इसमें जरूर पेशेंट बताता है कि मुझे इस इंटेंसिटी की साउंड सुनाई दे रही है, तो ये सब्जेक्टिव है, ये वाले दोनों ऑब्जेक्टिव है। अब जो नर्व्स टेस्टेड हैं वो बायलेटरल फेशियल नर्व है, क्योंकि देखो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो दोनों ईयर का एक्टिवेट हो जाएगा, वो पूरी होल बॉडी पे एक्ट करता है। तो बेशक एक तरफ साउंड इंटेंसिटी हमने ज़्यादा दी तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स दोनों तरफ का एक्टिवेट हो जाएगा, इस तरफ का भी होगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो तो प्रोटेक्टिव ही है। देखो थोड़ा और डेफ में बढ़ा रहा हूँ, क्या होता है जैसे हमने यहाँ पे साउंड दी तो यहाँ की साउंड इस वाले ईयर में भी सुनाई देगी, उस इंटेंसिटी की नहीं, 40 डेसिबल जितनी भी इंटेंसिटी दी है उसमें से माइनस करके यहाँ पे हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो होता है फैक्ट। तो नर्व एक्सिस बायलेटरल, फेशियल नर्व डिफेंस मैकेनिज्म दोनों तरफ का एक्टिवेट हो जाएगा तो बायलेटरल, और यूनिलेटरल एट्थ नर्व कोक्लियर नर्व, ये रही कोक्लियर नर्व जो कि हाई इंटेंसिटी सेंसेशन को लेके जा रही है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। तो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है हमारा है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब मान लो कि एब्सेंट बायलेटरली, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स बायलेटरली एब्सेंट है। क्यों है एब्सेंट?
क्योंकि उसमें ऑटोस्क्लेरोसिस या फिर सीरियस ओटाइटिस मीडिया है, एब्सेंट है बायलेटरली। सीरियस देखो, ऑटोस्क्लेरोसिस है तो वो तो अटैच ही हो गया, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। सीरियस ओटाइटिस मीडिया है तो भी वो मूवमेंट नहीं कर सकती, स्टेपीज मसल, स्टेपीडियस मसल, मतलब स्टेप फुट पे तो स्टेपीज ढंग से मूव नहीं कर पाएगा, पीछे नहीं हो पाएगा, तो उस केस के अंदर एब्सेंट बायलेटरली। और कोक्लियर नर्व पैल्सी, 8th नर्व पैल्सी के अंदर भी एब्सेंट होगा बायलेटरली। अब आता है एब्सेंट यूनिलैटरली, तो फेशियल नर्व पैल्सी में यूनिलैटरली एब्सेंट होगा। अब यहाँ पर हमने ऑटोस्क्लेरोसिस और सीरियस ओटाइटिस मीडिया क्यों नहीं यूज किया वर्ड इन एब्सेंट यूनिलैटरली? मान लो इस तरफ का वो है ऑटोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी साउंड दी, हाई इंटेंसिटी साउंड दी। अब क्या हुआ, जो रिफ्लेक्स है वो तो दोनों तरफ का एक्टिवेट होगा ना, दोनों तरफ का एक्टिवेट होगा। तो क्या अगर वो दोनों तरफ एब्सेंट है